हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिग्नल एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 6। ओके, जो आज हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट में तो डिस्कस करेंगे वेवफॉर्म एनालिसिस एंड सेकंड में जो डिस्कस करेंगे वो है ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। ओके, तो वेवफॉर्म सिग्नल के अंदर सबसे पहले बच्चों को मैक्सिमम ये प्रॉब्लम होती है कि सर अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो उससे हमारे को वेवफॉर्म कैसे प्लॉट करना है, और अगर वेवफॉर्म गिवन है तो उससे इक्वेशन कैसे आपको प्लॉट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आज दोनों कंडीशन ही मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपके पास वेवफॉर्म गिवन है तो उससे इक्वेशन कैसे बनाओगे, और इक्वेशन गिवन है तो उससे वेवफॉर्म कैसे बनाओगे। एंड इसके बाद इसी सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो है ऑर्थोगोनल सिग्नल, कि ऑर्थोगोनल सिग्नल क्या होते हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनल सिग्नल जब आपको समझ में आएगा तभी आपको एनर्जी एंड पावर सिग्नल आपको समझ में आएगा, और एनर्जी एंड पावर सिग्नल से आपको पता है डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ऑर्थोगोनल सिग्नल भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है वेवफॉर्म का एनालिसिस। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्लासेस से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे वो आपको वहां पे बता दिए जाएंगे, और आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे वहां पे पूछ सकते हो। ओके, एंड विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं। देखो कि यहां पे आपके पास वेवफॉर्म का एनालिसिस सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। ओके, एंड लेक्चर नंबर 5 तक मेरे को लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बहुत इजी तरीके से नंबर ऑफ एग्जांपल भी बहुत ज्यादा लिए हैं और वो बेसिक है। ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे पूरा बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मतलब सिग्नल का, इसके बाद हम सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। तो आप समझ सकते हो कि अगर सिग्नल का आपका बेसिक अच्छा हो गया ना तो मतलब आपका 50% कोर्स आपका सिग्नल एंड सिस्टम तैयार हो चुका है। ओके, बाकी तो क्या है, इनका एप्लीकेशन ही तो है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आगे बढ़ते हैं। देखो कि सबसे पहले मैं बताऊंगा यहां पे आपके पास इक्वेशन गिवन है। ओके, अब इस इक्वेशन से आपको वेवफॉर्म प्लॉट करना है, मतलब ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखो कि बेसिकली सिग्नल के बारे में मैं बात कर चुका हूं, इनके ऑपरेशंस के बारे में मैं बात कर चुका हूं कि शिफ्टिंग कैसे की जाती है, स्केलिंग कैसे की जाती है, टाइम रिवर्सल कैसे किया जाता है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग कैसे की जाती है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो मेरे फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर जरूर वॉच कर लें, क्योंकि उसके बाद ही आज का सेशन आपको समझ में आएगा। अब देखो यहां पे आपको u ऑफ t प्लस 2 एंड माइनस u ऑफ t माइनस 3 आपके पास गिवन है। ओके, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, मतलब इस पूरे का आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखो कि आपको पता है कि बेसिकली अगर u ऑफ t की मैं बात करूं, दिस इज t, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे दिस इज t, यहां पे जीरो कंडीशन 1 2 3 है ना, दिस इज -1 -2। ओके, अब देखो ये सिग्नल जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है ये t लेस देन 0 पे तो डिफाइन नहीं होता। ओके, डिफाइन होता है वो t ग्रेटर देन 0 पे ये डिफाइन होता है, एंड t इक्वल्स टू 0 कंडीशन पे, क्योंकि ये एकदम से सडनली चेंज होता है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां पे आप कुछ भी मान सकते हो। गिब्स ने बोला था कि एवरेज वैल्यू मान सकते हो, आप 0 मान सकते हो, 1 मान सकते हो। ठीक है, लेकिन बेसिकली आपने सिग्नल देखा होगा कि हम हमेशा 1 मान के यहां पे चलते हैं, लेकिन ये t इक्वल्स टू 0 पे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ओके, ये चीज याद रखना। तो ये सिग्नल आप बनाओगे यहां से, ये सिग्नल ऐसा होता है। ओके, t लेस देन 0 पे तो ये डिफाइन नहीं है। अगर मैं बात करूं u ऑफ t प्लस t सिग्नल की, अब ये t प्लस 2 सिग्नल कैसे बनाओगे, मतलब आपको पता है कि यहां पे क्या करना पड़ेगा, टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग कैसे करोगे, यहां पे t प्लस 2 है तो t प्लस 2 लिख दो, यहां पे t प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू -2। ओके, अब ये -2 यूनिट आपको किस साइड में शिफ्ट करना है, माइनस आ गया तो आप बोल सकते हो कि -2 यूनिट शिफ्ट इन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो आप बोल सकते हो -2 यूनिट शिफ्ट इन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब देखो -2 यूनिट आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो t इक्वल टू 0 पे, आपने यहां पे 1 है तो t इक्वल टू -2 से अब ये सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो कि यहां पे जो सिग्नल आप बनाओगे, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज t। ओके, दिस इज u ऑफ t प्लस 2। ओके, अब देखो दिस इज -1, दिस इज -2। ओके, अब ये जो सिग्नल बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, दिस इज एम्पलीट्यूड 1। ओके, अब देखो u ऑफ t प्लस 2 का आपके पास जो सिग्नल बनेगा वो इस टाइप का सिग्नल बनेगा, आपने बना दिया। ओके, अब देखो कि आपको जो सिग्नल चाहिए वो क्या चाहिए, 2u ऑफ t प्लस 2 का सिग्नल चाहिए। अब देखो कि आपको पता हो गया कि यहां पे 2 है, ये एम्पलीट्यूड है। ओके, इसका एम्पलीट्यूड यहां पे कितना था, 1, मतलब आपको यहां पे एम्पलीट्यूड स्केलिंग करना पड़ेगा। अब आप लोगों को पता है कि जब भी मैंने यहां पे लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जहां पे ऑपरेशंस बताए थे, वहां पे मैंने बोला था ध्यान से सुनना कि जब आप एम्पलीट्यूड का स्केलिंग
स्केलिंग करते हो तो जो एम्पलीट्यूड पहले से गिवन होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। लेकिन अगर टाइम एक्सिस है, अगर इसका आप स्केलिंग करते हो तो इसमें क्या करते थे आप, डिवाइडेड करते थे। ओके, तो यहां पे अब आगे क्या करने वाले हो आप, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग बाय 2 यूनिट, मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। पहले एम्पलीट्यूड कितना था आपके पास 1, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2। ओके, तो देखो कि आपके पास 2u ऑफ t प्लस 2 का सिग्नल क्या हो जाएगा 2, दिस इज 0, दिस इज t, 1 2 3, -1 -2। ठीक है, देखो एम्पलीट्यूड कितना हो गया इसका 2, समझ में आया, 2 यूनिट हो गया। अब देखो आपके पास फाइनली जो सिग्नल बना इसका, ओनली इसका, ये कितना बना आपके पास 2u ऑफ t प्लस 2। ओके, अब देखो इस सिग्नल में से आपको इस सिग्नल को माइनस करना है, तो सबसे पहले तो आपके पास ये सिग्नल पता होना चाहिए कि इसका वेव फॉर्म कैसा होगा। अब देखो अगर इस सिग्नल का मैं वेव फॉर्म बनाना चाहूं, अगर इस सिग्नल का मैं वेव फॉर्म बनाना चाहूं तो आप देखो u ऑफ t का सिग्नल आपके पास ये है। ओके, अब देखो कि आपको बनाना किसका सिग्नल है, u ऑफ t माइनस 3 का। ओके, अब t माइनस 3 है तो आप यहां पे पुट करके देखो कि t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आप बोल दोगे t इक्वल टू 3 यूनिट। अब ये जो 3 यूनिट है किस साइड में शिफ्ट होगा, आप बोलोगे 3 यूनिट है, ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो आप बोल दोगे 3 यूनिट शिफ्ट इन राइट हैंड साइड। ओके, 3 यूनिट आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे। ओके, अब देखो यहां पे 0 होगा, यहां पे 1 होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे 3 होगा, इसी t कितना भी हो सकता है आगे तक। ओके, इंफिनिटी तक। अब देखो t इक्वल टू 3 पे राइट हैंड साइड ये सिग्नल आपका शिफ्ट हो चुका है, तो t इक्वल टू 3 पे इस सिग्नल को आप प्लॉट कर दोगे। ओके, इससे पहले 3 से पहले इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ओके, तो ये यूनिट कितना होगा आपके पास 1, मतलब u ऑफ t माइनस 3 का आपने सिग्नल प्लॉट कर दिया है। अब देखो यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे भी क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड कितना है इसका 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आगे बना दोगे आप एम्पलीट्यूड स्केलिंग बाय 2 यूनिट। ओके, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो सिग्नल बनेगा, फाइनली जो सिग्नल बनेगा वो ये सिग्नल बन जाएगा। ओके, दिस इज 2u ऑफ t माइनस 3। ओके, t माइनस 3। ओके, अब देखो कि यहां पे जो सिग्नल बना आपके पास 3, और ये यूनिट कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने 1 इंटू 2। ओके, तो ये आपके पास फाइनली सिग्नल बन गया 2u ऑफ t माइनस 3 का। अब देखो कि आपके पास फर्स्ट सिग्नल आपके पास ये था, अब फर्स्ट सिग्नल कौन सा है, ये वाला, दिस सिग्नल। ओके, सेकंड सिग्नल कौन सा है आपके पास, ये वाला। ओके, अब इन दोनों सिग्नल में से क्या कर दो, इस सिग्नल में से इस सिग्नल को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ओके, तो फाइनली इस सिग्नल का आपके पास वेवफॉर्म बन के आ जाएगा। अब देखो कि मैं सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इधर वाला आपके पास यहां से रफ कर रहा हूं। ओके, तो इस वाले को रफ कर दो आप। अब देखो अब फाइनली आपको सिग्नल जो जिसका बनाना है वो देखो कि आपको फाइनली सिग्नल किसका बनाना है। आपको फाइनली सिग्नल जो बनाना है दिस इज टी। ओके, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, टेंडेंस टू इंफिनिटी। ओके, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, टेंडेंस टू माइनस इंफिनिटी। ओके, आपके पास सिग्नल कौन सा है 2u ऑफ t प्लस 2 माइनस 2u ऑफ t माइनस 3। ओके, अब इसका सिग्नल आपको बनाना है तो आपके पास, आपको भी पता है कि ये सिग्नल बनाने के लिए आपको इस सिग्नल में से जो आपके पास ये सिग्नल है, इस सिग्नल में से इस सिग्नल को क्या करना है, माइनस करना है। ओके, इस सिग्नल में से इस सिग्नल को माइनस करना है। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि 3 के बाद जो ये सिग्नल है कहां पे है, देखो यहां पे 3 है, इसके बाद का ये सिग्नल ये है आपके पास,
ओके, 3 के बाद का वाला सिग्नल ये है और 3 के बाद वाला सिग्नल ये है आपके पास। ओके, अब देखो आप 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा ना। 2 में से 2 एम्पलीट्यूड 2 में से 2 माइनस करोगे, इसके एम्पलीट्यूड 2 में से इसका एम्पलीट्यूड 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0। मतलब आपको पता चल गया कि अगर इस 2 से आगे की मैं बात, इस 3 यूनिट से आगे जो आपके पास टाइम एक्सिस है, इससे आगे अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट तो आपके पास यहां से रिमूव हो जाएगा। ओके, बचेगा सिग्नल कौन सा, इधर वाला। अब देखो 3 से पहले 2 है, 2 पे एम्पलीट्यूड कितना है 2, और यहां पे 2 होगा तो 2 का एम्पलीट्यूड कितना है, यहां पे 2 का एम्पलीट्यूड कितना है, यहां पे 0, यहां पे कोई सिग्नल है ही नहीं। ओके, यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है 0, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपके पास 2 ही रहेगा। ओके, अब देखो कि यहां पे 0 है और यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपके पास 2 ही रहेगा। तो मतलब आप बोल सकते हो कि आपके पास फाइनली जो सिग्नल बनेगा दिस इज -2। ओके, दिस इज -2। ओके, दिस इज -2। तो मतलब आपके पास ये सिग्नल यहां से ये वाला सिग्नल, क्योंकि इससे पहले ये -1 होगा, ये -2 होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला सिग्नल, इधर तो आपके पास सिग्नल 0 है ना, एम्पलीट्यूड इधर कितना है 0, तो मतलब -2 से -3 वाला ये सिग्नल आपके पास बनेगा। मतलब रेक्टेंगुलर पल्स आपको यहां पे देखने को मिल रही है। ओके, समझ में आया। मतलब आपके पास जो सिग्नल बचा रिमेनिंग, ये आपके पास सिग्नल बचा हुआ है, दिस इज -2। ओके, दिस इज 3। ओके, और इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा 2। ओके, तो मतलब आपको समझ में आ गया। मतलब ये इधर वाला जो पोर्शन है यही आपके पास रिमेनिंग होगा, उधर वाला सिग्नल आपके पास रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी एम्पलीट्यूड 2 है और यहां पे भी एम्पलीट्यूड 2 है, तो 2 में से 2 गया तो माइनस हो गया। तो मतलब ये वाला रिमूव पार्ट। ओके, दिस इज रिमूव पार्ट। तो सिग्नल इससे पहले वाला ही बचेगा। ओके, समझ में आ गया कि कैसे मैंने माइनस किया, क्योंकि इधर देखो इस सिग्नल में इसका एम्पलीट्यूड 3 से लेके -2 तक 0 था, 3 से लेके -2 तक 0 था, और यहां पे -2 से लेके 3 तक कितना था 2 था। तो मतलब ये एम्पलीट्यूड ही बचा ना, 2 - 0 कितना हो जाएगा 2 ही तो रहेगा ना। तो मतलब इधर का जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो 2 ही रहेगा। तो फाइनली आपके पास जो सिग्नल बचेगा वो ये रहेगा। ओके, समझ में आया, ये आपके पास सिग्नल रहेगा। समझ में आया कि अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन से आपको कैसे वेवफॉर्म प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं यहां पे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो उनकी नीड पड़ेगी। देखो नोट, आप यहां पे हेडिंग डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूनिट स्टेप के बारे में। ओके, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रैंप सिग्नल के बारे में। ओके, रैंप सिग्नल के बारे में। अब देखो यूनिट स्टेप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, u ऑफ t से। ओके, इसको r ऑफ t से। ओके, अब देखो कि ये यूनिट स्टेप है, ये रैंप सिग्नल है। अब देखो कि यहां पे इस सिग्नल के लिए एक तो आपको ऐसे स्लोप दिखेगा प्लस इंफिनिटी वाला, और एक स्लोप आपको ऐसे दिखेगा, दिस इज स्लोप। ओके, दिस इज स्लोप माइनस इंफिनिटी। ओके, एक तो आपको स्लोप प्लस इंफिनिटी दिखेगा, एक आपको स्लोप माइनस इंफिनिटी दिखेगा। उस कंडीशन पे आपको वेवफॉर्म, जब आपके पास वेवफॉर्म गिवन हो तो उससे आपको इक्वेशन कैसे प्लॉट करना है, ध्यान से सुनो। ओके, यहां पे लिखोगे सबसे पहले स्टेप चेंज, फिर u ऑफ t माइनस ब्रेक पॉइंट। अभी ब्रेक पॉइंट बता दूंगा कि ब्रेक पॉइंट क्या होता है। ओके, दिस इज t माइनस ब्रेक पॉइंट। ओके, अभी के लिए याद रखो, स्टेप चेंज पे u, जो आपके पास यहां पे u है यूनिट स्टेप। ओके, t माइनस ब्रेक पॉइंट।
ओके समझ में आया? ब्रेक पॉइंट अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रेक पॉइंट क्या है। बस इतना याद रखो, अगर ऊपर की ओर स्लोप जा रहा है तो मतलब प्लस इंफिनिटी, अगर माइनस की ओर आ रहा है तो वो आपके पास माइनस इंफिनिटी। ओके, ये तो हो गया आपके पास यूनिट स्टेप के बारे में। अगर मैं बात करूं यहां पे रैंप सिग्नल के बारे में, ओके, तो रैंप सिग्नल के अंदर आपको याद रखना है कि जो ब्रेक पॉइंट होगा वो मतलब जो ब्रेक पॉइंट होगा वो स्लोप के बीच में होगा। ओके, तो आप बोल सकते हो स्लोप चेंज, या ऐसे लिख सकते हो ब्रेक पॉइंट बिटवीन स्लोप चेंज। ओके, जब भी आपके पास जो भी ब्रेक पॉइंट होगा, ओके, वो बिटवीन स्लोप चेंज, ओके, उसके बीच में आपको देखना है कि आपके पास जो भी ब्रेक पॉइंट है होगा वो स्लोप चेंज के बीच में है। तो उस कंडीशन में आपको क्या लिखना है कि यहां पे तो लिखना है स्लोप चेंज, ओके, दिस इज रैंप सिग्नल, दिस इज टी माइनस ब्रेक पॉइंट। ओके, इतना याद रहेगा। अब ये स्लोप चेंज कैसे लिखते हो? फाइनल वैल्यू, फाइनल स्लोप, ओके, ऐसे लिख सकते हो फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप, ओके, इनटू आर ऑफ टी माइनस ब्रेक पॉइंट। ओके, ये ब्रेक पॉइंट है ना, टाइम एक्सिस का होता है, याद रखना, जो ब्रेक पॉइंट होता है वो टाइम एक्सिस का होता है। बस मेरे को इनकी नीड पड़ेगी, क्या आप इतना सा याद रख सकते हो कि प्लस इंफिनिटी अगर स्लोप है तो आपके पास स्टेप चेंज करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, स्टेप चेंज कितना हुआ, 1 से 2 हुआ या 2 से 3 हुआ, जो भी स्टेप चेंज हुआ, स्टेप चेंज यू ऑफ टी माइनस ब्रेक पॉइंट। ओके, एंड यहां पे अगर आपके पास ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट के आगे भी आपके पास स्लोप चेंज हो रहा है और उससे पहले भी आपके पास स्लोप है, तो दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो वहां पे क्या आएगा, रैंप सिग्नल आएगा, और रैंप सिग्नल में टी माइनस ब्रेक पॉइंट आपको लिखना है। ओके, तो ये स्लोप चेंज कैसे लिखना है, फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप इंटू आर ऑफ टी माइनस ब्रेक पॉइंट। इतना सभी लोगों को याद रहेगा। ओके, अब देखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि आप जब भी इक्वेशन होगी उसी से आप वेव फॉर्म प्लॉट कर पाओगे, और वेव फॉर्म गिवन होगी उसी से आप इक्वेशन प्लॉट कर पाओगे। अब देखो, इतना याद रखना है आपको, बस वेव फॉर्म के अंदर यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपके पास ये सिग्नल है, ओके, अब रैंप का सिग्नल कैसा होता है? सबसे पहले ये बताओ कि जो रैंप सिग्नल होता है वो कैसा होता है। अगर मैं आर ऑफ टी की बात करूं, तो दिस इज टी, ओके, दिस इज टी इक्वल टू 0। अब जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है टी इक्वल टू 0, ये क्या है, ब्रेक पॉइंट। क्या है, ब्रेक पॉइंट। ओके, समझ में आया कि आपके पास आर ऑफ टी है, दिस इज आर ऑफ टी। कैसे? अब देखो कि यहां पे कहीं पे भी, यहां पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर यहां पे 1 है तो यहां पे भी आपके पास 1 होगा, दिस इज लीनियरली इंक्रीज। ओके, अब देखो आपको यहां पे स्लोप निकालना आता है। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप या m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ओके, अब देखो y2 माइनस y1 करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 1। ओके, एंड x2 माइनस x1 करोगे तो 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, मतलब स्लोप कितना हो जाएगा आपके पास, 1। मतलब यहां पे स्लोप हो गया पॉजिटिव 1। ओके, अब देखो कि इस पॉइंट से पहले आपके पास ये सिग्नल डिफाइन था क्या, नहीं था। ओके, तो यहां पे स्लोप देखो, आप y2 माइनस y1 करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब आप बोल सकते हो कि यहां पे आपके पास स्लोप कितना है, 0 है। ठीक है, अब देखो ब्रेक पॉइंट आपके पास ये है, ब्रेक पॉइंट आपके पास ये है, तो आप बोल सकते हो ना, देखो यहां पे आपके पास इक्वेशन से भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो और ग्राफ से भी आप इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? अब देखो मैंने बोला था रैंप के लिए क्या बोला था मैंने, रैंप सिग्नल के लिए मैंने बोला था स्लोप चेंज आर ऑफ टी माइनस ब्रेक पॉइंट। बोला था कि नहीं बोला था? स्लोप चेंज क्या होता है, फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप इनटू आर ऑफ टी माइनस ब्रेक पॉइंट। ओके, अब देखो कि यहां पे ब्रेक पॉइंट क्या है, t इक्वल टू 0। इससे आगे स्लोप आपके पास 1 है और इससे पहले आपके पास स्लोप 0 है, तो दोनों के बीच में आपके पास ब्रेक पॉइंट है। अब स्लोप चेंज देखो कितना है, 1 माइनस 0, तो आप यहां पे लिखोगे फाइनल वैल्यू 1 माइनस 0 इंटू आर ऑफ
टी माइनस ब्रेक पॉइंट कितना है यहां पे 0, टी माइनस 0, तो आपके पास क्या हो गया आर ऑफ टी। तो मतलब ये आर ऑफ टी का आपके पास सिग्नल हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट कहां पे, ये रहा। ओके, दिस इज ब्रेक पॉइंट 2। ओके, अब इस ब्रेक पॉइंट से आगे देखो कि आपके पास सिग्नल क्या गिवन है। तो देखो कि यहां पे इसने क्या लिख रखा है, माइनस आर ऑफ टी माइनस 1। अब ये माइनस आर ऑफ टी माइनस 1 लिख रखा है, तो मतलब यहां पे जो स्लोप आया होगा, अब देखो कि यहां पे जो स्लोप आया होगा, ये चीज ध्यान से सुनो। ओके, क्योंकि आपको पता है कि रैंप सिग्नल के अंदर फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप जो होता है इनटू आर ऑफ टी माइनस ब्रेक पॉइंट होता है कि नहीं होता है। ओके, अब देखो कि यहां पे आर ऑफ टी माइनस 1 तो है, दिस इज ब्रेक पॉइंट, तो आप बताओ कि फाइनल स्लोप कितना रहा होगा। अगर मैं फाइनल स्लोप यहां पे 0 बोल दूं, ओके, अगर मैं यहां पे फाइनल स्लोप 0 बोल दूं, माइनस इनिशियल स्लोप 1 बोल दूं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस आर ऑफ टी माइनस 1। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, माइनस आर ऑफ टी माइनस 1। अब देखो कि अगर यहां पे इस ब्रेक पॉइंट से आगे स्लोप कितना है, तो मैंने बोल दिया कि आगे अगर आपके पास स्लोप 0 होगा और इनिशियल स्लोप आपके पास प्लस 1 होगा, तो दोनों का माइनस करोगे तो माइनस आर ऑफ टी माइनस 1 आएगा। तो मैंने यहां पे देखो कि आर ऑफ टी माइनस 1 के लिए अगर आप यहां पे ग्राफ प्लॉट करना चाहो, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, दिस ब्रेक पॉइंट पे ये ग्राफ। ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, दिस इज टी। ओके, अब देखो कि यहां पे जो स्लोप होगा, यहां पे स्लोप होगा वो कितना है, मैंने बोल दिया 0। 0 क्यों बोला, क्योंकि दिस इज ब्रेक पॉइंट। इस ब्रेक पॉइंट पे देखो स्लोप आगे कितना है 0, उससे पहले स्लोप कितना है 1, तो ये ब्रेक पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच में स्लोप चेंज कितना हो गया, आप बोलोगे कि स्लोप चेंज 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। ओके, मेरे भाई स्लोप तो निकालना आता है ना, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहां पे स्लोप कितना आ गया 0, x2 माइनस x1 तो आपके पास 0 नहीं हुआ, बट y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो स्लोप कितना हो गया आपके पास माइनस, स्लोप चेंज कितना हो गया आपके पास -1। तो मतलब यहां का जो इक्वेशन होगा वो माइनस आर ऑफ टी माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। ओके, ये भी आपके पास ब्रेक पॉइंट है, ये भी आपके पास ब्रेक पॉइंट है, ये भी आपके पास क्या है, ब्रेक पॉइंट है। ओके, अब नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट कहां पे मिल रहा है आपको, 3 पे, मतलब यहां पे कहीं पे आपके पास ब्रेक पॉइंट है, मतलब ये आपके पास 3, ये आपके पास ब्रेक पॉइंट है। अब देखो कि इससे पहले जो साइन लगा हुआ है वो किसका साइन है, माइनस का। अब माइनस का है तो आप ये बताओ कि फाइनल स्लोप कितना रहा होगा। अब देखो इस ग्राफ को देखो कि फाइनल स्लोप कितना रहा होगा। अगर +1 फाइनल स्लोप रहा होगा तो आपके पास स्लोप इस टाइप से आ रहा होगा। ओके, अगर +1 ये स्लोप हो गया, मान लिया कि +1 इसका स्लोप है। ओके, अब दोनों के बीच में आप चेंजेस देखोगे तो आप बोलोगे कि इस पॉइंट पे स्लोप चेंज 1 माइनस 0 एंड आर ऑफ t माइनस 3। ओके, तो मतलब आर ऑफ t माइनस 3 यह आएगा। ओके, बट यहां पे देखो कि यहां पे ये जो सिंबल है यहां पे माइनस का है, तो क्या ये हो सकता है क्या ग्राफ, नहीं हो सकता, तो आप इसको रफ कर दोगे। ओके, इसको नहीं लिख सकते हो। अगर मैं इसी ग्राफ को मैं ऐसे कर दूं, अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसे कर दूं तो मतलब यहां पे देखो कि यहां पे स्लोप कितना हो गया, y2 माइनस y1 कितना हो गया आपके पास, यहां पे देखो ना 1 है ना, तो y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, तो कितना हो गया आपके पास -1। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा आपके पास -1। अब देखो कि इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस ब्रेक पॉइंट की बात कर रहा हूं, उसके आगे के स्लोप की और इससे पहले के स्लोप की। इस ब्रेक पॉइंट पे देखो आगे का स्लोप को कौन सा है, आगे का स्लोप फाइनल स्लोप -1, इनिशियल स्लोप कितना है आपके पास -0। तो आप देखो कि यहां पे अब क्या लिखना है, आर ऑफ टी माइनस ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट कितना हो जाएगा -1 आर ऑफ टी माइनस 3। ओके, तो मतलब इसका जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, माइनस आर ऑफ t माइनस ऑफ 3। समझ में आया, यहां तक आपका कंप्लीट। अब देखो कि आगे जो है आपके पास r ऑफ t माइनस 4 है, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट कहां पे है 4, तो मतलब ये ग्राफ यहां से यहां तक आया होगा, तो यहां पे नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट आपके पास 4 है। अब देखो कि इस ब्रेक पॉइंट पे जो इक्वेशन होगा वो कौन सा होगा,
इस ब्रेक पॉइंट पे, अब इस ब्रेक पॉइंट के आगे का स्लोप देखना है। अब आगे का स्लोप ये बताओ, अगर मैं ऐसे ले लूं तो स्लोप क्या हो जाएगा, +1 और 1 -1 1 -1 r ऑफ t माइनस ब्रेक पॉइंट 4, तो कितना हो गया 2 r ऑफ t माइनस 4। क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि यहां पे जो गिवन है ओनली +r ऑफ t माइनस 4 गिवन है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि यहां पे ऐसा मान लो कि यहां पे जो स्लोप होगा, अगर आगे जो ग्राफ कंटिन्यूस हो रहा होगा वो ग्राफ ऐसे होगा। अगर ये ग्राफ ऐसे होगा तो आप बोल सकते हो y2 माइनस y1 कितना हो गया यहां पे 0। ओके, तो स्लोप कितना हो गया 0। अगर स्लोप 0 हो गया तो आप स्लोप चेंजेस देखो, इस ब्रेक पॉइंट पे स्लोप चेंजेस देखो, फाइनल स्लोप कितना है 0 माइनस इनिशियल स्लोप कितना है -1, तो यहां पे लिख दोगे आप -1 r ऑफ t माइनस ब्रेक पॉइंट कितना है 4, तो कितना हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया, तो r ऑफ t माइनस 4 प्लस का आ गया ना। अब देखो आपने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है फाइनली। ओके, अब देखो इस ग्राफ से वापस इक्वेशन बना सकते हो। देखो यहां का क्या था आपके पास इक्वेशन r ऑफ t। ओके, तो देखो r ऑफ t। ओके, अब देखो यहां का क्या हुआ आपके पास इक्वेशन -r ऑफ t माइनस 1 -r ऑफ t माइनस 1। ओके, अब यहां का क्या हुआ इक्वेशन -r ऑफ t माइनस 3। ओके, अब देखो यहां का क्या इक्वेशन हुआ आपके पास +r ऑफ t माइनस 4। तो ये आपके पास इक्वेशन हो गया। देखो ग्राफ से इक्वेशन भी बना लिया, इक्वेशन से ग्राफ भी बना लिया। देख सकते हो आपके पास ये रहा ग्राफ और ये इक्वेशन रही, ये आपके पास इक्वेशन रही, दोनों इक्वेशन आपकी सेम है। तो इस तरीके से आपको प्लॉट करना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। तो फाइनली आपके पास फाइनली आप बना सकते हो कि फाइनली जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। This is 1, this is 2, sorry, this is 0, this is 1, okay, this is 3, this is 4, ओके, ये आपके पास ग्राफ बनेगा। ओके, मतलब उसका पूरा। अब देखो मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन और दूं आपको। कहीं ग्राफ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको यूनिट स्टेप भी होता है उसके अंदर, और उसके अंदर रैंप भी होता है, वहां पे बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है। अब देखो वो भी देख लेते हैं हम। अब देखो अगर नेक्स्ट ग्राफ में आपको देना चाहूं, देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको ये ग्राफ गिवन है। ओके, okay, this is 0, this is 1, this is t and this is 1, okay, x of t। अब देखो क्या इस ग्राफ से वो बोलेगा कि इस ग्राफ से आप इक्वेशन प्लॉट करो, क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? देखो सबसे पहले आप ट्राई करो। ओके, सबसे पहले स्लोप निकाल के रखो। इससे पहले स्लोप कितना है? आप बोलोगे सर इससे पहले जो स्लोप है वो 0 है। इससे पहले y2 माइनस y1 करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 0, तो 1/1 कितना हो जाएगा स्लोप 1। ओके, स्लोप कितना हो गया 1। देखो आप स्लोप के लिए ये y2 माइनस y1 x2 बाई x1 ये तो आना ही चाहिए आपको। ओके, अगर स्लोप भी निकालना नहीं आएगा तो फिर तो आगे तो कुछ नहीं कर सकते। अब देखो स्लोप कितना हो गया +1। ओके, दिस इज कौन सा है? ब्रेक पॉइंट 1, दिस इज ब्रेक पॉइंट 2। ओके, अब देखो इस ब्रेक पॉइंट पे गए आप, इस ब्रेक पॉइंट पे गए तो यहां से आपको ये ऐसे आता हुआ दिख रहा होगा स्टेप में, 1 से डायरेक्ट 0 की ओर आ रहा है, 1 से डायरेक्ट 0 की ओर आ रहा है। तो यहां पे क्या बोल सकते हो? स्लोप कितना हो जाएगा आपके पास -∞। ओके, अब देखो अगर इससे आगे मैं बात करूं, यहां पे पूरा आपके पास x एक्सिस है, तो स्लोप कितना हो गया? y कितना हो गया 0, तो आप बोल सकते हो स्लोप कितना हो गया पे 0। ओके, अब देखो अब इक्वेशन बनाते जाओ। कैसे? कि आपके पास सबसे पहले यहां पे जो आएगा यूनिट स्टेप का सिग्नल आएगा या यहां पे रैंप का आएगा। तो आपने सबसे पहले ब्रेक पॉइंट उठाया,
ब्रेक पॉइंट से आगे देखा स्लोप कितना था, फाइनल स्लोप 1, इससे पहले स्लोप कितना था 0, तो 1 माइनस 0, तो स्लोप चेंज आ चुका है यहां पे। ओके, फाइनल स्लोप 1 माइनस 0, तो आप बोल दोगे 1 माइनस 0। ओके, अब देखो कि यहां पे रैंप सिग्नल आएगा t माइनस ब्रेक पॉइंट कितना है 0। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास फाइनली r ऑफ t। ठीक है, t माइनस 0 को t लिख सकते हो। ओके, अब देखो यहां पे जाओगे तो ये सेकंड ब्रेक पॉइंट हो गया। अब इस ब्रेक पॉइंट पे देखो कि इस ब्रेक पॉइंट पे क्या होने वाला है मेरे भाई। सबसे पहले तो देखो कि यहां पे स्टेप चेंज हो रहा है 1 से। देखो स्टेप आपके पास सबसे पहले एम्पलीट्यूड कितना था 1 से डायरेक्ट 0 आया है, 1 से डायरेक्ट 0 आया, मतलब स्टेप चेंज हुआ 1 से डायरेक्ट 0 हुआ, तो मतलब माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी मतलब स्टेप चेंज हुआ, तो मतलब यूनिट स्टेप भी सिग्नल आएगा इस ब्रेक पॉइंट पे। इस ब्रेक पॉइंट पे यूनिट स्टेप सिग्नल भी आएगा, तो मतलब आप बोल सकते हो कि अगर इस सिग्नल की मैं बात करूं तो आप यहां पे लिख लोगे, अगर माइनस इंफिनिटी आया तो वहां पे क्या लिख रहे थे आप, यूनिट स्टेप चेंज। ओके, स्टेप चेंज हुआ, माइनस इंफिनिटी आया, तो आप क्या लिख दोगे, माइनस यू ऑफ टी माइनस ब्रेक पॉइंट कितना है 1। समझ में आया? क्या यहां पे यूनिट स्टेप ही आएगा? क्या यहां पे ब्रेक पॉइंट रैंप वाला सिग्नल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे? अब देखो इस ब्रेक पॉइंट पे देखो, इसका इस पॉइंट का ब्रेक पॉइंट तो यही है ना, यही है ना, दिख रहा है ना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का ब्रेक पॉइंट तो यही है। और मैं बोल रहा था रैंप सिग्नल के लिए एक तो आगे वाला स्लोप देखो, एक पीछे वाला स्लोप देखो, अगर उसमें चेंजेस आ रहा है तो वहां पे रैंप सिग्नल भी होगा। अब देखो कि यहां पे तो स्टेप चेंज हुआ था। ओके, अब देखो इसको है ना, आप स्लोप बोलना गलत हो जाएगा, इसको आप स्टेप चेंज ही बोलो। ओके, इसको क्या बोलो, स्टेप चेंज, स्टेप चेंज। आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, माइनस इंफिनिटी की ओर आपके पास स्टेप चेंज हो रहा है, मतलब स्टेप कितना चेंज हुआ, 1 स्टेप चेंज हुआ। ओके, तो यहां पे लिख सकते हो डायरेक्टली 1 स्टेप इन डाउनवर्ड, है ना, 1 स्टेप डाउनवर्ड। डाउनवर्ड हो रहा है तो माइनस लिखो, अपवर्ड हो रहा है तो प्लस लिखो, जो भी स्टेप चेंज हुआ है वो लिखो। अगर 1 स्टेप हो रहा है तो 1 लिखो, 2 स्टेप हो रहा है तो 2 लिखो, 3 स्टेप हो रहा है तो 3 लिखो। अब देखो यहां पे लिख दिया आपने माइनस यू ऑफ टी माइनस 1। अब देखो यहां पे तो आप देखो कि इस ब्रेक पॉइंट से आगे वाला स्लोप कितना है 0, इससे पिछले वाला स्लोप कितना है, आप बोलोगे कि सर 1, तो यहां पे क्या स्लोप चेंज दिख रहा है आपको, स्लोप चेंज दिखा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। ओके, अब देखो यहां पे स्लोप चेंज हुआ आर ऑफ टी माइनस ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट कितना है 1। ओके, मतलब यहां पे फाइनली आया आपके पास माइनस आर ऑफ टी माइनस 1। मतलब यहां पे जो इक्वेशन होगी उसके 3 पार्ट होंगे, एक तो आर ऑफ टी होगा, एक ये होगा, एक आपके पास आर ऑफ टी होगा। ओके, मतलब फाइनली जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो इस टाइप की होगी। देखो फाइनली जो इक्वेशन होगी, यहां की इक्वेशन होगी आपके पास आर ऑफ टी। ओके, और यहां की इक्वेशन एक तो यूनिट स्टेप वाली होगी माइनस यू ऑफ टी माइनस 1। ओके, एक आगे यूनिट स्टेप वाली होगी, सॉरी रैंप वाली होगी। ये आपके पास इक्वेशन होगी। इतना सभी लोगों को समझ में आया? किसी को यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है क्या? स्टेप, सिर्फ यहां पे स्टेप चेंज हो रही है मेरे भाई। यहां पे है ना, आप स्लोप है ना, इस ब्रेक पॉइंट से आगे वाला स्लोप देखना है आपको, उस ब्रेक पॉइंट वाला स्लोप नहीं देखना, उस ब्रेक पॉइंट से आगे वाला स्लोप देखना है, इस ब्रेक पॉइंट से पीछे वाला स्लोप देख रहा है। अगर स्लोप में चेंज हो रहा है तो वहां पर रैंप सिग्नल होगा, अगर स्लोप में चेंज नहीं हुआ तो वहां पर रैंप सिग्नल नहीं होगा। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इक्वेशन आपके पास ये होगी। ओके, तो आप ग्राफ से भी इक्वेशन बना सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यहां पे देखो कि आपके पास अब तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, दिस इज एक्स ऑफ टी, ओके, दिस इज टी, ओके, 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 this is 1, this is 2, ठीक है, this is 1, this is 2, this is 3। ओके, बिल्कुल सही है। ओके, अब देखो दिस इज 0। अब क्या ये जो ग्राफ प्लॉट है आप इसका
आप इसका जो भी इक्वेशन है वो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। सबसे पहले आप ट्राई करो, फिर उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन देखना है। अब देखो सबसे पहले यहां पे देखो, इस सिग्नल से पहले स्लोप देखो, स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालते हो यार, मैं बता ही देता हूं आपको। y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ओके, x2 माइनस x1 तो कितना भी चेंज हो रहा होगा। ओके, लेकिन y2 माइनस y1 इस पॉइंट पे कितना है, आप बोलोगे सर 0, 0 बाई कुछ भी एनी वैल्यू जितना भी आपके पास चेंज हो रहा होगा तो 0 आएगा ना। तो अब यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, 0। अब देखो यहां पे क्या लिखोगे आप, देखो ऐसे एक पॉइंट बता देता हूं मैं, ठीक है। इसको x2 बोलोगे, इसको x1 बोलोगे। ओके, अब देखो इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज y2, दिस इज y1। अब देखो आपके पास x2 कितना है, आप बोलोगे दिस इज 1। सबसे पहले y2 देखो, y2 कितना है 1। ओके, एंड y1 कितना, y2 कितना है 1 एंड y1 कितना है 0, तो 1 माइनस 0। ओके, और x2 कितना है 1, x1 कितना है आपके पास 0, तो स्लोप कितना हो गया 1। ऐसे स्लोप निकालते हैं। ओके, तो स्लोप का कंडीशन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप देखो कि यहां पे स्लोप कितना हो गया +1। ओके, अब देखो अब ये आगे की ओर ऊपर की ओर जा रहा है, अपवर्ड बढ़ रहा है। अपवर्ड बढ़ रहा है तो मतलब स्टेप चेंज हो रहा है, 1 से डायरेक्ट 2 की ओर जा रहा है। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, स्टेप चेंज हुआ तो प्लस इंफिनिटी, और प्लस इंफिनिटी मतलब आप यहां पे प्लस यूनिट स्टेप आप लिखने वाले हो। ओके, अब देखो आगे देखो, आगे देखो, इससे आगे देखो, यहां पे देखो कि यहां पे आप स्लोप निकालोगे तो यहां पे देखो कि y2 कितना है 3 एंड y1 कितना है 2, तो आप 3 माइनस 2। ओके, एंड आपके पास x2 कितना है 2, x1 कितना है 1, तो 2 माइनस 1 मतलब कितना हो गया आपके पास 1 डिवाइड बाय 1, मतलब ये हो गया आपके पास स्लोप। स्लोप कितना हो गया 1, तो यहां का भी स्लोप कितना हो जाएगा +1। ओके, अब देखो कि यहां पे अगर आपको स्लोप निकालना है, ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे y2 माइनस y1 तो एक ही है ना, 3 3। ओके, तो यहां पे स्लोप कितना हो जाएगा 0। ओके, 0 स्लोप हो जाएगा। इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो एक ब्रेक पॉइंट तो ये है, ब्रेक पॉइंट 1, दिस इज ब्रेक पॉइंट 2, दिस इज ब्रेक पॉइंट 3। ओके, अब देखो कि यहां पे सबसे पहले आप यहां का इक्वेशन लिखोगे तो यहां पे क्या यूनिट स्टेप मिलेगा क्या, नहीं, यूनिट स्टेप तभी मिलता है जब आपके पास स्टेप चेंज हो रहा हो। ओके, अब यहां पे देखो स्लोप चेंज हो रहा है ओनली। यहां पे आगे इस ब्रेक पॉइंट पे देखोगे कि आगे वाला स्लोप कितना है, तो आप बोलोगे सर आगे वाला स्लोप आपके पास 1 है। इस ब्रेक पॉइंट की बात करो, आगे वाला स्लोप कितना है 1, पिछले वाला स्लोप कितना है 0। ठीक है, तो आर ऑफ टी माइनस ब्रेक पॉइंट माइनस 0, मतलब जो इक्वेशन आएगा आर ऑफ टी, इस ब्रेक पॉइंट का जो इक्वेशन आएगा वो आर ऑफ टी आएगा। अब देखो इस ब्रेक पॉइंट पे जाते हैं, इस ब्रेक पॉइंट पे जाते हैं, तो यहां पे देखो इस ब्रेक पॉइंट पे स्टेप चेंज हुआ, 1 से डायरेक्ट 2 हुआ, तो 1 स्टेप चेंज हुआ, तो आप लिखोगे 1 स्टेप चेंज, और क्या आएगा यू ऑफ टी माइनस ब्रेक पॉइंट कितना है 1। ओके, तो मतलब यहां पे हो जाएगा यू ऑफ टी माइनस 1। ओके, अब देखो मेरे भाई ब्रेक पॉइंट तो आपके पास यहीं पे है ना, कोई s इक्वल्स टू इंफिनिटी माइनस 0 मत कर देना, सबसे बड़ी गलती होगी। आप इस ब्रेक पॉइंट से आगे का स्लोप देखो और इस ब्रेक पॉइंट से पीछे वाला स्लोप देखो, बस वही देखना है रैंप के लिए। अब देखो कि ये ब्रेक पॉइंट यहां पे तो कहीं पे भी यहां पे भी ब्रेक पॉइंट आपके पास 1 ही है। अब इससे आगे स्लोप कितना है 1। ओके, इससे पहले वो कितना है 1, तो यहां पे स्लोप चेंज देखो, स्लोप चेंज देखो, तो स्लोप चेंज आप यहां पे निकालोगे, स्लोप चेंज मतलब आगे वाला स्लोप कितना है 1, इनिशियल स्लोप कितना है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास 0। ओके, तो मतलब यहां पे स्लोप चेंज कितना हो गया आपके पास 0। तो आप यहां पे अगर यहां पे इसी ब्रेक पॉइंट पे आप निकालना चाहोगे रैंप सिग्नल, तो स्लोप चेंज तो 0 इंटू आर ऑफ टी माइनस ब्रेक पॉइंट। ओके, तो स्लोप चेंज आपके पास कितना हो गया 0, तो आप बोल सकते हो दिस इज 0। ओके, मतलब यहां पे कोई रैंप सिग्नल नहीं होगा, ध्यान रखो यहां पे कोई रैंप सिग्नल नहीं होगा। ओके, यहां पे सिर्फ ओनली एक सिग्नल यहां पे आया, एक सिग्नल आपका यहां पे आया। ओके, अगर मैं आगे वाले पॉइंट पे बात करूं, आगे वाले ब्रेक पॉइंट पे मैं बात करूं, तो देखो कि यहां पे स्टेप चेंज तो नहीं हो रहा, ओनली आपके पास स्लोप चेंज हो रहा है। ओके, स्लोप चेंज कितना है, फाइनल स्लोप कितना है 0, पिछला वाला स्लोप कितना है आपके पास 1, तो 0 माइनस 1, आपके पास ब्रेक पॉइंट कितना है 2, तो आप बोल सकते हो आर ऑफ टी माइनस 2। ओके, यूनिट स्टेप के लिए आपको उसका कितना स्टेप चेंज हुआ है। ओके, और रैंप के लिए स्लोप उस ब्रेक पॉइंट से आगे और पीछे कितना था, दोनों का डिफरेंस लेना है आपको रैंप सिग्नल के लिए। तो यहां पे कितना हो जाएगा माइनस आर ऑफ
टी माइनस टू। तो फाइनली आपके पास जो इस ग्राफ से इक्वेशन बनेगा वो कितना बनेगा, एक तो आर ऑफ टी, एक तो आर ऑफ टी, ओके, एक बनेगा आपके पास यू प्लस यू ऑफ टी प्लस है ना, प्लस यू ऑफ टी माइनस वन, और एक और बनेगा आपके पास प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस जीरो, ओके, प्लस और आगे माइनस आर ऑफ टी माइनस टू। तो मतलब आपके पास इक्वेशन बनेगा आर ऑफ टी प्लस यू ऑफ टी माइनस वन माइनस आर ऑफ टी माइनस टू। ओके, तो ये इक्वेशन सभी याद रखोगे, ओके, कि आपको ग्राफ से इक्वेशन बनाना आ गया और इक्वेशन से वापस ग्राफ बनाना आ गया। क्या आप वापस इस इक्वेशन से ग्राफ नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। इसके लिए स्लोप चेंज हो रहा होगा, इसके लिए स्टेप चेंज हो रहा होगा, बस यही तो करना है आपको। ओके, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, ये हमारा वेवफॉर्म का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल की। हेडिंग डाल सकते हो आप। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप, ऑर्थोगोनल एंड नॉन ऑर्थोगोनल सिग्नल। ऑर्थोगोनल एंड नॉन ऑर्थोगोनल सिग्नल, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको ऑर्थोगोनल एंड नॉन ऑर्थोगोनल के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एनर्जी एंड पावर के सिग्नल में ना आप गलतियां करोगे। इसलिए आपको ऑर्थोगोनल एंड नॉन ऑर्थोगोनल का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ओके, अब देखो कि आपके पास एनी टू सिग्नल, कोई से भी टू सिग्नल है, एनी टू सिग्नल आर ऑर्थोगोनल गोनल, ओके, एनी टू सिग्नल आर ऑर्थोगोनल। कब आपके पास सिग्नल ऑर्थोगोनल होंगे? ओ का मतलब समझो, यहां पे देखो, ओ का मतलब है, देखो याद रखने के लिए बता रहा हूं, ओके, ओ का मतलब है जीरो। जब भी आप टू सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो उन सिग्नल का जो वैल्यू आएगा वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी वो आपके पास ऑर्थोगोनल होगा। अगर जीरो नहीं आया तो वो नॉन ऑर्थोगोनल होगा। समझ में आया? ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, जब भी दो सिग्नल हो गए, एक सिग्नल दूसरे का कॉन्जुगेट सिग्नल, ओके, दोनों को जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फाइनल में जो वैल्यू आएगा वो आपके पास जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आया तो ऑर्थोगोनल है, अगर जीरो नहीं आया तो नॉन ऑर्थोगोनल है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल की बात करता हूं। ओके, नॉन पीरियोडिक सिग्नल की बात करता हूं। ओके, तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल की जब मैं बात करूंगा सीटीएस के लिए, तो देखो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आपके पास इंटीग्रेशन किसी भी सिग्नल का है। ओके, और ये आपके पास x1t आपके पास एक सिग्नल है, एक दूसरा सिग्नल है। ओके, ये दूसरा सिग्नल है। अगर इसका मैं कॉन्जुगेट ले लूं, ओके, कोई सा आप इसका भी ले सकते हो, आप उसका भी ले सकते हो। ओके, कॉन्जुगेट किसी का भी ले सकते हो। आपने एक सिग्नल का कॉन्जुगेट ले लिया और दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरो। अगर जीरो आया तो वो क्या है, ऑर्थोगोनल। समझ में आया? अगर ये तो हो गया आपके पास सीटीएस की बात होगी। अगर मैं डीटीएस में बात करूं तो डीटीएस में कैसे होगा, डीटीएस में इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, समेशन से, n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो। ओके, अगर इन दोनों का कॉन्जुगेट आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू जीरो आया तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ऑर्थोगोनल, अदरवाइज नॉन ऑर्थोगोनल। ओके, समझ में आया? ऑर्थोगोनल एंड नॉन ऑर्थोगोनल क्या है कि अगर आपके पास दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो ऑर्थोगोनल है, अगर नहीं आया तो वो नॉन ऑर्थोगोनल है। ओके, सेकंड बात करता हूं यहाँ पे, ये तो हो गया आपके पास, ये लिख सकते हो आप। ओके, ये तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल के बारे में बात कर दिया। और अगर मैं पीरियोडिक सिग्नल के बारे में बात करूं तो
ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल फॉर पीरियोडिक सिग्नल, ओके, फॉर पीरियोडिक सिग्नल। अगर पीरियोडिक सिग्नल की मैं बात करूं तो यहां पे देखो आपके पास पीरियोडिक सिग्नल कहां से होगा, 0 से टी नोट, ओके, जो भी फंडामेंटल टाइम पीरियड है, ओके। सबसे पहले सीटीएस की बात करूं, दिस इज आई, ओके, जो भी यहाँ पे फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा वो यहाँ पे होगा 0 से टी नोट, ओके, x1t, ओके, एंड x2 ऑफ टी का कॉन्जुगेट, अगर इसका कॉन्जुगेट ले लिया जाए और वैल्यू 0 आए तो दैट इज ऑर्थोगोनल, अदरवाइज नॉन ऑर्थोगोनल, ओके। सेकंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे डीटीएस की, ओके, तो यहाँ पे देखो समेशन पॉइंट यूज करते हो आप, n इक्वल्स टू 0 टू n नॉट माइनस 1, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x1n मल्टीप्लाई x2 ऑफ n कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0। अगर 0 आया तो ऑर्थोगोनल, अदरवाइज नॉन ऑर्थोगोनल। समझ में आया? सिंपल सा है कि आप दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन करो, एक सिग्नल आपके पास कॉन्जुगेट होना चाहिए, जब या तो को डायरेक्टली इंटीग्रेशन करो, अगर विदाउट इंटीग्रेशन भी करते हो तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो वो आपके पास ऑर्थोगोनल है, अगर 0 नहीं आया तो नॉन ऑर्थोगोनल है। तो फर्स्ट कंडीशन आप सभी लोगों को समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल 1, ओके, दिस इज -1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ओके। एक तो आपके पास x1 सिग्नल है और एक आपके पास y एक अदर सिग्नल है, वन, 2, 3 और यहाँ पे है आपके पास 4, दिस इज -1, ओके, ये हो गया आपके पास, दिस इज 1, ओके। अब देखो यहाँ पे 0 to 4 की रेंज में, 0 to 4 की रेंज में सिग्नल आपको बताना है ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल या नॉन ऑर्थोगोनल, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो अभी आपने पीरियोडिक की हेडिंग डाली थी, नॉन पीरियोडिक सिग्नल था एंड पीरियोडिक सिग्नल था, तो पीरियोडिक सिग्नल में आपने ऑर्थोगोनल 0 to टी नोट बताया। वहां पे जो टी नोट है ना, जो टी नोट है, दोनों सिग्नल का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। वहां पे लिख दो टी नोट कॉमन फॉर बोथ सिग्नल, ठीक है, टी नोट कॉमन फॉर बोथ सिग्नल, ओके। और जो आपके पास डीटीएस था वहां पे एन नोट था, एन नोट -1 किया था, तो एन नोट आप लिख सकते हो कॉमन फॉर बोथ सिग्नल, ठीक है। इतना लिख देना, इतना लिख दोगे पीरियोडिक के अंदर, ओके। नॉन पीरियोडिक वाला बताया, पीरियोडिक के अंदर जो 0 से टी नोट था वहां पे लिख सकते हो कि टी नोट होना चाहिए कॉमन फॉर बोथ सिग्नल एंड कॉमन फॉर बोथ सिग्नल, तब यहाँ पे ये एन नोट, दिस इज टी नोट, ओके। दोनों के लिए टी नोट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए पीरियोडिक के लिए। अब देखो ये आपके पास इक्वेशन है, अब इसको आपको बताना है कि ये ऑर्थोगोनल है या नॉन ऑर्थोगोनल है। दो सिग्नल बता दिए। अब ऑर्थोगोनल का जो डेफिनेशन है आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ x1 ऑफ t, ओके। अब यहाँ पे सेकंड है, किसी का भी कॉन्जुगेट कर सकते हो आप, इसका करो या उसका करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y ऑफ t कॉन्जुगेट, ओके, d ऑफ t, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए आपके पास, 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो ये ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन ऑर्थोगोनल हो जाएगा। अब देखो
कि आपके पास सबसे पहले तो देखो कि दोनों के दोनों रियल है, ओके, और रियल नंबर है तो वहां पे कॉन्जुगेट लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास आ जाएगा -∞ to ∞ x1 ऑफ t, ओके, एंड y ऑफ t, ओके, y ऑफ t। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब देखो यहाँ पे जो पीरियड है वो कहां से कहां तक है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 0 से 1 तक, ओके। तो मतलब इसका जो इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से 4 तक करना है, ओके। 0 से 4 तक आप इसका इंटीग्रेशन करोगे एंड x ऑफ t एंड y ऑफ t, ओके। अगर इसका वैल्यू 0 आया तो ये ऑर्थोगोनल है, अगर नहीं आया तो नॉन ऑर्थोगोनल है। अब देखो कि सबसे पहले आप इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, -∞ to ∞ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मतलब एरिया ही होता है ना। अब देखो कि आपके पास ये देखो कि ये 0 से 1 तक, ये भी 0 से 1 तक। अब ये देखो कि 0 से 1 तक आप एरिया निकाल दो इसका, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर है, तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया ही होता है। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहाँ पे जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक कितना है आपके पास, लेंथ कितना है 1, और इसका हाइट कितना है -1, तो यहाँ पे कितना हो गया -1, इस सिग्नल का -1 इनटू इस सिग्नल पे देखो दिस इज -1, ओके, -1 तक ये पल्स यहाँ तक, ओके, तो यहाँ तक कितना हो गया आपके पास 1 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा -1, ओके, प्लस 1 तक की बात होगी। अब 1 से 2 की बात करते हैं, 1 से 2 की बात करते हैं तो यहाँ से कितना हो गया 1, ओके, और 2 से यहाँ पे विड्थ, यहाँ हाइट कितना है आप बोलोगे दिस इज 1, ओके। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो गया 1 इंटू -1 इक्वल टू -1 हो गया ना। इसका इस वाले का एरिया कितना हो गया -1, ओके। अगर मैं 1 से 2 की बात करता हूँ यहाँ पे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज 1, दिस इज 1, तो मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ओके। ऐसे आप 2 से 3 के बीच में निकाल सकते हो कि 2 से 3 के बीच में कितना हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 1, ओके, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ओके। ऐसे 3 to 4 के बीच में बात कर सकते हो, यहाँ से कितना है लेंथ आपके पास 1, हाइट कितना है -1, ओके। तो आप बोल सकते हो दिस इज 1 इंटू -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। समझ में आया। अब देखो आप 0 से 1 तक लिखा, 0 से 1 तक आपको इसको मल्टीप्लीकेशन करना था दोनों एरिया का, इसका मल्टीप्लीकेशन किया -1, इसका -1 था, ओके, इसका भी -1 है तो -1 प्लस 1 से 2 किया, 1 से 2 किया तो आपके पास एरिया कितना आया -1, ओके। 1 से 2 किया तो आपके पास एरिया कितना आया आपके पास 1, ये रहा ना 1, ओके। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, -1 इंटू -1 डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, ओके, दिस इज 1, ओके। और इसके लिए क्या लिख सकते हो, इसके लिए हो गया आपके पास, इसके लिए +1, ओके, +1 इंटू -1 तो मतलब -1, ओके। अब देखो 2 to 3 लिखो, 2 to 3 लिखोगे तो आपके पास कितना हो गया 1, ओके। यहाँ पे भी 2 to 3 कितना हो जाएगा आपके पास 1, ओके, +1, ओके। अब 3 to 4 लिखो, ओके, 3 to 4 लिखोगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है एरिया, ओके, तो -1 इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 0 आ गया तो ऑर्थोगोनल, ओके। अब देखो डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो इंटीग्रेशन भी कर सकते हो या आप डायरेक्टली एरिया निकाल के भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अब देखो इंटीग्रेशन जब आप करने जाओगे तो सबसे पहले 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करोगे, 0 से 1 तक, ओके। 0 से 1 तक देखो कितना है -1 इंटू -1, ओके। और ये 0 से 1 तक कितना है -1, ओके, दिस इज -1, ओके, इंटू डी ऑफ टी प्लस कितना है। अब देखो 1 से 2 तक इंटीग्रेशन करोगे, 1 से 2 तक इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 1 से 2 तक आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 1 से 2 तक कितना है, सबसे पहले -1, ओके। अब देखो ये 1 से 2 तक कितना है आपके पास, आप बोलोगे 1 से 2 तक दिस इज 1 इंटू डी ऑफ टी, ओके। अब देखो 2 से 3 के बीच में कर दो, प्लस 2 to 3 कर दो, 2 to 3 करोगे तो आपके पास बोलोगे दिस इज 1 इंटू डी ऑफ टी, ओके, प्लस 3 to 4 कर दो, ओके। तो 3 to 4 करोगे तो यहाँ पे देखो दिस इज 1, ओके, दिस इज 1 इंटू दिस इज -1, ओके, दिस इज डी ऑफ टी। समझ में आया। अब देखो अब इसका इंटीग्रेशन देखो, ये तो -1 तो कितना हो जाएगा आपके पास -1 हो जाएगा, ओके। dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, ओके। इसका लिमिट 1 and 0 प्लस इसका कितना हो जाएगा -1, ओके। तो आप लिख सकते हो माइनस इसका क्या हो जाएगा t,
इसका लिमिट लिख सकते हो 2 to 1, ओके। प्लस अब देखो इसका इंटीग्रेशन किया आपने तो दिस इज t, ओके, इसका इंटीग्रेशन 3 to 2 प्लस इसका कितना हो जाएगा माइनस टी, इसका कितना हो जाएगा 4 to 3, ओके। अब देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो 2 - 1 तो 1 तो मतलब -1, ओके। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3 - 2 तो +1, ओके। उसका वैल्यू निकाल लो तो 4 - 3 मतलब 1 - 1, ओके। दिस इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये सिग्नल आपके पास ऑर्थोगोनल है। समझ में आया, 0 to 4 तक ये सिग्नल आपके पास ऑर्थोगोनल है। समझ में आया कि आपको ऑर्थोगोनल कैसे पहचानना है एंड ऑर्थोगोनल कैसे आपको नहीं बताना है कि यहाँ पे ऑर्थोगोनल होगा या नहीं होगा, ओके। तो समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। आपके पास है यहाँ पे u ऑफ n, क्वेश्चन नंबर 2, u ऑफ n एंड u ऑफ -n। बताओ दिस इज ऑर्थोगोनल या नॉट ऑर्थोगोनल, जल्दी बताओ कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है। अब देखो दोनों सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन करोगे, दिस इज अ डीटीएस सिग्नल, ओके। डीटीएस सिग्नल है तो आप लिखोगे डीटीएस सिग्नल को -∞ to ∞, ओके, u ऑफ n एंड u ऑफ -n का कॉन्जुगेट, ओके। अब देखो रियल सिग्नल है तो रियल सिग्नल में कॉन्जुगेट लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज -n इक्वल्स टू -∞ to ∞ u ऑफ n u ऑफ -n। अब u ऑफ -n क्या होता है, आपको सभी लोगों को पता होगा कि u ऑफ -n क्या होता है, डेल्टा ऑफ n, और डेल्टा ऑफ n का वैल्यू कितना होता है 1, ओके। 1 नॉट इक्वल टू 0, तो आप बोल सकते हो नॉन ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल सिग्नल नहीं है, ये नॉन ऑर्थोगोनल सिग्नल है। अब आपको पता चलेगा कि सर ये डेल्टा ऑफ n कैसे बन गया। अब देखो बताता हूं मैं आपको, देखो आप सभी लोगों को पता है कि ये u ऑफ n का अगर आपको डीटीएस सिग्नल बनाना है, ओके, दिस इज n इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 1 2, दिस इज -1 -2, कितना भी ले सकते हो आप, मैं बोल देता हूँ दिस इज 0, ओके, दिस इज 0, ओके, एंड 0 पे कितना है, 0 पे 1, ओके, 1 पे 1, 2 पे 2, ओके। अब देखो ये आपके पास सिग्नल हो गया, दिस इज 1, ओके। अब देखो कि अगर u ऑफ -n का मेरे को सिग्नल बनाना है, u ऑफ -n का सिग्नल कैसे बनाओगे, ठीक है, u ऑफ -n मतलब इसका रिवर्सल कर दोगे, जो ये 1 पे होगा वो -1 पे आ जाएगा, जो 2 पे होगा -2 पे आ जाएगा, जो -1 पे होगा वो +1 पे चला जाएगा, -2 पे होगा वो +2 पे चला जाएगा। तो मतलब इधर तो हो गया आपके पास 1 2 0 -1 -2, ओके। अब देखो 1 पे होगा -2 पे चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, ओके। जो 2 पे था, सॉरी यहाँ पे भी 1 ही कर दो, ओके, एम्पलीट्यूड 1, ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज 1, ओके। जो यहाँ पे था रिवर्सल करने पे वो यहाँ पे आ गया, रिवर्सल प्रॉपर्टी में ऑपरेशन सब कुछ बता चुका हूँ आपको। जो यहाँ पे था वो वहां पे चला जाएगा, वो यहाँ पे चला जाएगा। अब देखो 0 वाला तो 0 पे रहेगा ना, 0 वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 वाला तो यहीं पे रहेगा, 0 पे तो 1 ही रहेगा, ओके। अब देखो अब दोनों को मल्टीप्लीकेशन करोगे, अब दोनों को क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, अब देखो 1 पे जब आपने मल्टीप्लीकेशन किया, तो देखो 1 पे कितना था 0, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना था 1, तो यहाँ पे कितना मिला आपको 0, ओके। 2 पे जब आपने मल्टीप्लीकेशन किया, 2 पे एम्पलीट्यूड कितना है 1, इस पे कितना है 0, मतलब यहाँ पे भी 0, ओके। तो फाइनली मतलब आपको पता चल गया इससे आगे आपके पास सिग्नल 0 होगा, ओके। अब देखो इधर बात करता हूं, अगर -1 पे बात किया तो यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 1, 0 × 1 कितना हो जाएगा आपके पास 0, तो यहाँ पे भी -1 पे भी
0। ओके, अगर -2 पे मैं बात करूं तो -2 पे आप बोल दोगे दिस इज 1, दिस इज 0, तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 0। ओके, अगर 0 पे मैं बात करूं तो 0 पे बोलोगे दिस इज 1, ओके, एंड दिस इज 1, तो मतलब यहाँ पे 1 ही रहेगा। और आपको सिर्फ 0 पे ही सिग्नल दिख रहा है तो आप बोलोगे दिस इज अ इम्पल्स। समझ में आया? दिस इज अ इम्पल्स, और इम्पल्स डेल्टा ऑफ एन आ गया, इसलिए मैंने बोला यू ऑफ एन, यू माइनस ऑफ एन क्या होता है, डेल्टा ऑफ एन, और डेल्टा ऑफ एन का वैल्यू होता है आपके पास 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉन ऑर्थोगोनल। तो आप लोगों को ये समझ में आया, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि आपको ऑर्थोगोनल सिग्नल एंड नॉन ऑर्थोगोनल सिग्नल आपको कैसे पहचानना है। ओके, तो आगे बढ़ू, तो डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो आप, यू ऑफ एन, यू ऑफ माइनस ऑफ एन क्या होता है, डेल्टा ऑफ एन, या आप सिग्नल भी प्लॉट कर सकते हो। अब आप हेडिंग डाल सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्थोगोनल सिग्नल के अंदर। ओके, ऑर्थोगोनल सिग्नल के अंदर आप हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट, 2 मिनट वेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑर्थोगोनल सिग्नल। देखो ऑर्थोगोनल सिग्नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्थोगोनल सिग्नल आपको समझ में आएगा तभी आपको एनर्जी एंड पावर सिग्नल के आप अच्छे वाले क्वेश्चंस होते हैं तभी आप डील कर पाओगे। अगर आपने ऑर्थोगोनल सिग्नल समझ में नहीं आया तो आप उसके जो अच्छे वाले क्वेश्चंस होंगे उनको आप कभी भी डील नहीं कर पाओगे। ओके, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, अगर आपके पास x1 ऑफ t आपके पास सिग्नल है, ओके, a cos ऑफ ओमेगा 1 ऑफ t प्लस फाई 1, ओके, एक आपके पास सेकंड सिग्नल है a cos ऑफ ओमेगा 2 ऑफ t प्लस फाई 2, ओके, दो सिग्नल है। ओके, अब इनको आपको पास सबसे पहले सिग्नल आपके पास कोस में होना चाहिए। सबसे पहले अगर सिग्नल आपको साइन किसी में भी दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो, आप कोस में कन्वर्ट करो। ओके, तो कोस में आपके पास सिग्नल है तो यहाँ पे सबसे पहले जो बड़ा रोल है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी का है और फेज का है। ओके, अगर मैं बात करूँ बोथ आर ऑर्थोगोनल, ओके, तो ऑर्थोगोनल के दोनों का आप क्या करते हो, मल्टीप्लीकेशन करते हो, लेकिन यहाँ पे दो सिग्नल है कोस की फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले क्या चेक करो, है ना, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चेक करो। अगर ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 है, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी अगर सेम आ गया तो उस कंडीशन में आप फर्स्ट में तो चेक किया, सेकंड में आप क्या चेक करोगे, सेकंड में आप चेक करोगे कि यहाँ पे जो आपने फ्रीक्वेंसी से निकाला तो उसके बाद आप किस पे जाओगे, फेज पे। ओके, कि फ्रीक्वेंसी सेम आ गया तो फिर हम फेज पे जाते हैं, तो फेज निकालोगे तो फेज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, सेकंड में फेज निकालोगे। थर्ड में क्या निकालोगे, थर्ड में क्या बोलोगे, मतलब आपके पास जो सिग्नल है अगर दोनों के दोनों सिग्नल आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो दोनों के दोनों सिग्नल आपके ऑर्थोगोनल है, मतलब जो भी वहां पे टाइम ड्यूरेशन गिवन होगा। ओके, टाइम ड्यूरेशन आपको भी पता है कि फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, ओमेगा। ओके, तो आप बोल सकते हो x1t एंड x2 ऑफ t आर ऑर्थोगोनल। ओके, x1t एंड x2t आर ऑर्थोगोनल उस कंडीशन पे आपको इन ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ओके, इन ड्यूरेशन t नॉट इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, अब ये ओमेगा जो नोट है ओमेगा नोट लिख दो। ओके, ओमेगा नोट कैसे निकालते हो मेरे भाई, आप ये बताओ, फंडामेंटल टाइम पीरियड जब पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक लिख रहे थे तो टी नोट कैसे निकाल रहे थे, आप सब लोगों को पता होगा, अगर पिछला वाला लेक्चर वो किया हो तो आपने एलसीएम, ओके, A1 A2 A3, ओके, एंड HCF B1 B2 B of 3 ये निकाला था। ओके, तो आपको पता है कि t इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन t। अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ या ओमेगा निकालना चाहूँ तो आप कैसे निकालोगे, HCF ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मतलब B1 B2 B3, ओके, एंड LCM नीचे आ जाएगा। निकालते हो नहीं निकालते हो, A1 A2 A3 निकालते हो नहीं निकालते हो। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो यहाँ पे अगर आपको ओमेगा निकालना है तो ओमेगा कैसे निकाल दोगे, HCF ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओके, जब आपके पास इक्वल आ जाए, अगर इक्वल ही नहीं है, अगर आपके पास ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 तो आपके पास डायरेक्टली आप बता सकते हो, यहाँ पे फेज निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने यहीं से बता दिया दिस सिग्नल इज ऑर्थोगोनल जब ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा 2। तो सेकंड स्टेप में आप क्या लिखोगे, आपके पास जो सिग्नल होगा उसका सबसे पहले ओमेगा नॉट निकाल दो,
ओमेगा नोट कैसे निकालोगे? HCF ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा ऑफ 2। ओके, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? थर्ड स्टेप में आप करोगे कि आपके पास जो x1t एंड x2t है वो क्या ऑर्थोगोनल है? अगर ऑर्थोगोनल है तो आप लिख सकते हो x1t एंड x2 ऑफ t आर ऑर्थोगोनल। ओके, x1t एंड x2t आर ऑर्थोगोनल इन ड्यूरेशन टी नोट का वैल्यू कितना है? 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट। ओके, तो ये दोनों कंडीशन याद रहेगी। ओके, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, अगर फ्रीक्वेंसी सेम आ जाती है तो फिर फेज निकालो। ओके, और फेज निकालने के बाद सबसे पहले बाद में क्या है, ये ड्यूरेशन जरूर देखना है कि इस ड्यूरेशन के अंदर है या नहीं है। अगर उस ड्यूरेशन के अंदर है तो वो सिग्नल आपके पास ऑर्थोगोनल है। ओके, समझ में आया? तो उस डायरेक्ट ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 है ना। यही इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थोगोनल का मतलब है क्या, कि उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ओके, तो आगे बढ़ो, अदरवाइज क्या लिख दोगे आप? नॉन ऑर्थोगोनल। ओके, अदरवाइज तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि नॉन ऑर्थोगोनल। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल दे देता हूं, इसके थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आपके पास क्वेश्चन है 0 to 2 पाई साइन टी कॉस ऑफ टी डी ऑफ टी। ओके, अब आपको देखना है कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ओके, अब यहाँ पे टी नोट कितना है आपके पास? दिस इज टी नोट। ओके, अब देखो टी नोट कैसे निकालते हो मेरे भाई? सबसे पहले तो बताओ, टी नोट इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा निकालते हो नहीं निकालते हो? अब सबसे पहले तो ये जो भी सिग्नल है इस विंडो के अंदर आना चाहिए। जो विंडो है 0 से 2 पाई इस विंडो के अंदर होना चाहिए, तभी आप इसको ऑर्थोगोनल बोलोगे। तो सबसे पहले देखो, आप फ्रीक्वेंसी देखोगे, यहाँ पे ओमेगा 1 है, यहाँ पे ओमेगा 2 है। तो ओमेगा 1 आप देखो कि यहाँ पे डायरेक्टली ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 ना लिखे, सबसे पहले क्या करो, उसको कोस में कन्वर्ट करो। ओके, जो साइन वाला टर्म है उसको कोस में कन्वर्ट करो। अब बता देता हूं मैं, अब ये साइन है तो साइन थीटा को आप कोस में कन्वर्ट करते हो, तो जिनको नहीं पता वो देख लो, कोस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2। ओके, अगर कोस थीटा को आप साइन थीटा में कन्वर्ट करते हो तो थीटा प्लस पाई बाई 2। ओके, अगर साइन को कोस में कन्वर्ट करना है तो आप माइनस लिखो, अगर कोस को साइन में करना है तो प्लस लिखो। ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो इसको कन्वर्ट कर दिया आपने। ओके, तो 0 to 2 पाई। ओके, अब यहां पे साइन टी है। ओके, अब यहां पे जो साइन टी है, ओके, साइन टी को किस में लिखा? कोस में, कोस ऑफ टी माइनस पाई बाई 2। ओके, कोस टी तो ऐसा कैसे रहेगा? अब आपके पास दोनों सिग्नल आ गए, कोस ऑफ टी, टी ऑफ टी। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या चेक करना है? ओमेगा। इसका ओमेगा टी के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वही क्या होता है? ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है? 1, और यहाँ पे ओमेगा 2 का वैल्यू कितना है? 1। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या लगाओगे? ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। ओके, तो आपने जब ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 लगाया तो यहाँ पे आपके पास दोनों इक्वल आ चुका है। ओके, कितना आ चुका है? 1। ओके, सेकंड स्टेप आप क्या लगाओगे? ओके, कि इसका ओमेगा नोट कितना हो जाएगा? HCF निकाल दो, HCF 1 1 कितना हो जाएगा? 1। थर्ड स्टेप क्या लगाओगे? ओके, थर्ड स्टेप क्या लगाओगे यहाँ पे, कि आप यहाँ पे जब दोनों के दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे क्या निकालो? फेज निकालोगे। ओके, फेज निकाला। ओके, फेज निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे जब फेज निकालने जाओगे तो देखो मेरे भाई, एक तो होता है आपके पास प्लस माइनस 2n प्लस 1 प्लस माइनस 2n बाई पाई बाई 2। ओके, तो आप यहाँ पे n का वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू आप पुट करो, तो मिनिमम वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? फेज पाई बाई 2। फेज कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। ओके, अब देखो फोर्थ कंडीशन क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, टी नोट कैसे निकाल दोगे आप? ड्यूरेशन निकाल दो, 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट। इस विंडो के अंदर आना चाहिए, तभी तो आप इसको ऑर्थोगोनल बोलोगे। अब विंडो का आपके पास ओमेगा नोट का वैल्यू कितना है? 1। HCF निकाला ना 1, दिस इज इंपॉर्टेंट 1। तो मतलब आप बोल सकते हो 1, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? आपके पास 1 आ गया, इस विंडो के अंदर है, इस विंडो के अंदर है, तो आप इसको क्या बोल दोगे? 0, और 0 आ गया तो ऑर्थोगोनल। ओके, अब देखो जब ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 आ रहा हो तो उस कंडीशन पे तो आप ऑर्थोगोनल डायरेक्टली ओमेगा नोट निकाल लो और वो विंडो चेक कर लो कि इस विंडो के अंदर है या नहीं है। अगर उस विंडो के अंदर है तो वो ऑर्थोगोनल है ना।
समझ में आया? तो वहां पे फेज निकालने की नीड तो नहीं है, ओनली फेज निकालने की जो नीड है वो इसी के अंदर है। ओके, तो π/2 भी इस विंडो के अंदर है और आपके पास t0 भी जो फंडामेंटल टाइम पीरियड आया वो भी इस विंडो के अंदर है। तो मतलब ये ऑर्थोगोनल है, जो इसका वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, मतलब ऑर्थोगोनल। अब यहां पे एक पॉइंट लिख लो आप नोट लगा के, देखो एक पॉइंट लिख लो, नोट लगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इस सेशन कंप्लीट करते हैं। देखो लिखो आप नोट करके, डीसी सिग्नल एंड साइनसोइडल सिग्नल always orthogonal in time period। ओके, अगर उस विंडो के अंदर साइनसोइडल एंड आपके पास को साइनसोइडल मतलब साइन और कोस वाला सिग्नल है या डीसी सिग्नल है तो वो ऑलवेज ऑर्थोगोनल होगा। तो ठीक है, हमारा ऑर्थोगोनल वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मतलब आप यहाँ से आप कितने भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, जो भी क्वेश्चंस लगाओगे आपकी गलती नहीं होगी अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो। ओके, तो मतलब अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे हम एनर्जी एंड पावर सिग्नल की बात करेंगे। ओके, तो एनर्जी एंड पावर सिग्नल में ऑर्थोगोनल का बहुत बड़ा रोल है, जहां पे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे वहां पे ऑर्थोगोनल का यूज होगा, इसलिए ऑर्थोगोनल सिग्नल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगता है कि आपको लेक्चर 6 तक अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर आपको तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, है ना। और मैं आपके कमेंट रीड करता हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे पूछ सकते हो एंड आप कोई से भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी अपडेट होंगे हम वहीं पे बताने वाले हैं, तो टेलीग्राम चैनल से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।